ओके जी सर, मैंने चेक इनबॉक्स ARTT बिजनेस स्कूल, मुझे कोई बोल रहा है। ओके भेज दिया तूने, बस सही है। अच्छा भाई कल एक क्विज दिया था मैंने, हो गया वो? अच्छा उसमें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिसने ये पिक कर लिया था कि इन्वेस्टमेंट हर साल डेबिट होनी है क्रेडिट होने की बजाय? देखो क्योंकि कल वाला क्विज है उसके अंदर एडिशनल इनकम अमोर्टाइज हो रही थी, तो इनकम आ रही थी आपकी ज्यादा, कैश आ रहा था कम, तो इन्वेस्टमेंट होनी थी डेबिट रेदर देन क्रेडिट। तो कल मैंने किसी बच्चे ने यहाँ पे पूछा था तो मैंने उसी पे क्विज डाल दिया कि भाई हाँ अगर इनकम ज्यादा होगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने के बजाय डेबिट होगी। भाई ये बात क्लियर है? पर अभी भी अफसोस के साथ कि वो जो रिस्पॉन्स है, मैं फिर बता दूं, रजिस्ट्रेशन 600 क्रॉस हो गई है, बट क्विज कितने आ रहे हैं पता है? 120। मैं तुम्हें फिर लिटरली बता रहा हूँ, फिर पासिंग रेशियो भी यही है। तो फिर तुम देख लो कि तुम डेंजर जोन में हो, तुम क्विज नहीं कर रहे, ये तुम्हारी असेसमेंट है। तुम्हें तमीज होनी चाहिए कि सवाल कैसे पिक करना है। तूने नहीं किया ना? सही है सर, मार्क्स फुल थे मेरे, बट जो आपने बताया वो, अच्छा वापस बता दूं? ओके भाई देखो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने शेड्यूल तो बना लिया पर तुम जनरल एंट्रीज में फंस जाते हैं। वो जनरल एंट्री तुम्हें ये बता रही थी कि तुम्हारे पास लेट से कैश आया मेरे पास, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1200 का, मेरी इंटरेस्ट इनकम लेट से 1500 की आई। अच्छा 1500 की इसलिए आई क्योंकि मेरा IRR ज्यादा है, मेरा IRR ज्यादा है, तो मुझे बाकी 300 से अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना था? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना था। अच्छा इन्वेस्टमेंट को डेबिट इसलिए करना था क्योंकि सर मेरे पास इनकम थी ज्यादा, यानी लेट से इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने एक चीज खरीदी डिस्काउंट पे और मुझे आगे जाके पैसे मिलेंगे, तो वो जो मैं ज्यादा इनकम बुक कर रहा हूँ ना वो इन्वेस्टमेंट में क्लब होती जा रही है, जो कि कब मिलेगी? एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही थी। फैजान क्लियर है बात? अच्छा सर उस सवाल में डिस्काउंट की अमाउंट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट ड्यू टू विच IRR वाज मोर देन के, सही कह रहे हैं कि उस सवाल में डिस्काउंट था ज्यादा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी कम, तो मेरी इनकम का जो बैलेंस है वो ज्यादा था, तो इसलिए वो ओवर द पीरियड डेबिट हो के जमा हो रही थी और रिकवर कब होगी? आखिर में। क्लियर है? इसको हटाते हैं यहाँ से। अच्छा आज कुछ टेक्निकलिटीज को और डालते हैं, अपने पास हेडिंग डालें विद प्रीमियम ऑन इनिशियल परचेज एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। अब गेम चेंज तो इसी रिडम्पशन किस पे? डिस्काउंट के ऊपर है। हेडिंग ये है विद प्रीमियम ऑन इनिशियल परचेज एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। हो गया? अच्छा भाई पहले इसकी मंतक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे चीज आसान हो जाएगी। तो वेटर लगाए बगैर कॉन्सेप्ट को समझना। पहले बताओ वो कॉन्सेप्ट क्लियर जो अभी मैंने रिकॉल करवाया कि इनकम ज्यादा कैश कम तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही थी, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि एक्सपेंस अमोर्टाइज नहीं हो रहा था, इनकम अमोर्टाइज हो रही थी, और इनकम अक्यूमुलेट हो रही थी जो कि रिकवर कब होगी? एंड में। आगे सुने। अच्छा भाई फोकस के साथ यहाँ पे एक असेसमेंट बना रहा हूँ, आपको ये समझ आनी चाहिए बात, क्योंकि बहुत बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके इतनी सी भी कंफ्यूजन होगी तो मैं हाथ के हाथ पूछना है। अब एक सवाल आया है, सर हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे जबकि डिस्काउंट पर रिडीम होगा? सवाल अच्छा है कि सर मैं इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ जब मुझे डिस्काउंट पर रिडीम होगा? मेरा मकसद है कमाना, नहीं मार्केट ज्यादा भी नहीं, मुझे कमाना है। कमाई होगी मेरी बट उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो आज मैंने पैसे दिए 100 रुपए, इस एग्जाम्पल पे रखते हैं ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे एक बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। बहुत सुकून से समझना, भी कॉपी नहीं करना, पहले समझो इसको।
मैंने कहा कि मैंने प्रीमियम पे किया 5 रुपए का, मेरी जेब से कितने गए 105। मैं कुछ बातें कहूंगा उसको दिमाग में फिक्स करना है ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आगे मिक्स केसेस हैं, क्योंकि हर एक केस पे सवाल बनाया हुआ है मैंने, तो देखना। मैंने कहा 105 मेरी जेब से जाएंगे। अब वो क्या क्या रहा है आखिर में, वो क्या ये रहा है कि भाई रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। तो पहले मैं ये कहूंगा जब डिस्काउंट और प्रीमियम की बात होती है ना, वो इन रिलेशन टू फेस वैल्यू होती है। यानी प्रीमियम फेस वैल्यू के ऊपर होता है, डिस्काउंट फेस वैल्यू के। तो ये मत करना कि 105 का 3% लगा दो, 100 का 3%। वेरी गुड, अब बात समझे मेरी। मैंने कहा मेरी जो यहां पे सर रिडम्पशन है वो कितने पे 97 पे। अच्छा आप जरा सुकून से इस बात को समझना, नहीं समझ आया मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यही पूछना, कंफ्यूजन को कैरी नहीं करना अपने साथ इधर। मुझे ये लगता है कि आज मेरी जेब से एडिशनली 5 गए, ये मेरा एक एडिशनल एक्सपेंस है जिससे मेरा IRR कम हो जाएगा। पर मुझे ये भी लगता है कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है 3 का, ये भी एडिशनल एक्सपेंस है, इसकी वजह से भी IRR कम हो जाएगा। अगर इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि लॉजिकली चलना है, डर लगाना किसी चीज का। देखो ये वही चीजें हैं जो मार्केट में अप्लाई होती हैं। वापस से बताता हूँ भाई, उसने कहा क्या कि उसने कहा 13,000 बॉन्ड खरीदे, एक बॉन्ड 100 रुपए का है, सही है जी, प्रीमियम पे खरीदा 5 रुपए के, यानी मेरी जेब से 5 रुपए ज्यादा गए, ये गए ज्यादा। मैंने यहाँ रुक के पूछा क्या मेरी जेब से 105 जाएंगे, यस, जिसमें से 5 क्या है एडिशनल है। यूजुअली अब तक तुम्हें वापस कितने मिला करते थे 100, पार वैल्यू वापस होती थी, पर अब पार वैल्यू वापस नहीं हो रही है, उससे भी कम वापस हो रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब उससे भी कम, क्या बेटा एट अ प्रीमियम ऑफ 5% मेरी जान, बेटा आगे देखो लिखा हुआ क्या है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। रिडीमेबल का मतलब है जो तुम पैसे दे दो ना 100 रुपए, वो वापस तुम्हें 100 नहीं मिलेंगे, 97 मिलेंगे, वो लिखा हुआ। अच्छा अब ये क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग इशूअर है ना, कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास मार्केट में और कोई सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, तो मैं ऐसी जगह को तभी चूज करूंगा। अगर इससे बेहतर होगा तो कहीं और कर लूंगा, पर मुझे अकाउंटिंग तो हर केस की सीखनी है। बात क्लियर है? तो जिस सिचुएशन में आप होगे उसकी अकाउंटिंग कर लेना। क्लियर है? तो ये क्यों का जवाब ये है कि भाई अगर मैं मार्केट में देख रहा हूं तो मार्केट में इससे कोई बुरे इन्वेस्टर है, रिस्की इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना रिस्क नहीं है, बट जब रिस्क नहीं है तो मुझे एडिशनल कॉस्ट भी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान है, मेरा फायदा है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी हम असेस करेंगे। वापस से मुझे एक बात बताओ, क्या ये मानते हो कि इसमें मेरे 2 खर्चे हैं एडिशनल? पहला प्रीमियम, दूसरा डिस्काउंट। अच्छा एक बच्चा लेटा हुआ घर में ना, नशे में होगा, रोजे की हालत में, वो सोचा होगा कल तो डिस्काउंट मेरी इनकम थी, अबे वो डिस्काउंट मुझे मिल रहा था, वो डिस्काउंट मुझे, ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ भाई आज पैसे ज्यादा ले, मुझे बाद में देना कम, तो ये तुम्हारा नुकसान है, ये फायदा नहीं है। अब लास्ट बैच में क्या हुआ, एक बच्चा ना यहाँ से बाहर निकलते हुए ना पेपर के दिनों के करीब, रिडम्पशन एट प्रीमियम इज माय इनकम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। मैंने लगा क्या कर रहा है भाई, तो सुकून से देख ले, किधर देख के ये बातें कर रहा है भाई। मैंने सिंपल एक बात कही, लॉजिकली सोचो, आज तुम पैसे दोगे ज्यादा, पैसे वापस मिलेंगे, तुम्हारा नुकसान है। लंबी किस बात की करनी है, रट्टा किस बात का लगा रहे हो भाई। तो तुम्हें जब वो कह रहा है कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट है, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट का मतलब है तुम्हें पैसे वापस देगा, तो तुम्हारा एक्सपेंस है। अच्छा अगर आज तुमसे पैसे ले वो कम, तो हमारा फायदा है। बात क्लियर है? चलें जी, प्रीवियस में जैसे डिस्काउंट मिला था तो हमने जिससे इनकम, बिल्कुल उसको ऑपोजिट केस हो गया, बिल्कुल सही, अब सही समझ आ गई बात। कितने एडिशनल एक्सपेंस हैं? एक प्रीमियम, दूसरा डिस्काउंट। मुझे मिला या मैंने दिया? हमने दिया, वेरी गुड यार। अब बात समझें, एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे एक बात समझ आ रही है, प्लीज समझना। ये फिर रिपीट कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते,
ये नहीं समझे हाथ क्या रोकना, पर ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए बिफोर आई मूव फर्दर। क्लियर है ये? अबे हाँ या नहीं? यस सर, ओके। अब आगे मैंने सर इसके बाद एक और चीज पे की 3.5%। अच्छा, मैं 3.5% किस पे लगाऊं? 105 पे, 105 पे 3.675। क्लियर है? अच्छा भाई, अब ये आ गया 108.675। सर आई बिलीव कि ये मेरी टोटल कॉस्ट है कैपिटलाइजेशन। अच्छा, इनिशियल कैपिटलाइजेशन पर ये एक डिबेंचर या बॉन्ड की है, एक बॉन्ड की है। क्लियर है? अगर मैं इसको कितने खरीदे मैंने? 1412,775। सर मैंने की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट 1412,775। यहां तक कोई मसला? अब कुछ बातें कहूंगा वो तुम्हें पिक करनी है। मुझे ये लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है मेरी, बल्कि प्रीमियम की बात करता हूं पहले, ये एक्सपेंस आउट होगा, होगा? अच्छा, अलग से या इनकम में नेट होगा? किसके जरिए? वेरी गुड। पहला मैंने कहा एक तो ये मेरी इनकम में नेट होगा। अच्छा, बट एक बात समझिएगा, ये मेरी अभी इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हुआ है। आपको नहीं लगता ओवर द पीरियड मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूं, तुम्हें एक एक चीज को पिक करना ताकि गलती नहीं हो एग्जाम में। ये आज कैपिटलाइज हुआ है 5, पर ओवर द पीरियड क्या होगा? कम होता रहेगा। अच्छा, एक्सपेंस होगा या इनकम में नेट हो जाएगा? तो पैसे मिलेंगे ज्यादा, इनकम होगी कम, बाकी अमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये एक अमोर्टाइज होगा। मुझे लगता है सर ये भी एक्सपेंस आउट होगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे बेवकूफी जो करते हैं ना, वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मुझे लगता है इस 100 के अंदर एक 3 रुपए वो भी एक्सपेंस आउट होगा। ये बात पिक करने की होती है यहाँ पे। सुकून से समझो वरना भूल जाओगे। इधर सुकून। भाई मैंने कहा 100 रुपए, 5 रुपए, 105, 3.675 ट्रांजेक्शन कॉस्ट। कुल मिला के कैपिटलाइजेशन कितनी? 108 पॉइंट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज आप जो 108.675 दे रहे हैं, इसका मैं यूं ब्रेकअप बनाता हूं। इस 108.675 में 8.675 ये दोनों है, 5 और 3.675। ये तो पत्थर पे लकीर है कि एक्सपेंस आउट होगा। नहीं, यही बात समझ आ गई? पर मैं कह रहा हूं जो ऊपर 100 रुपए है उसमें से भी कुछ एक्सपेंस आउट होगा। कितना? 3 रुपए। भाई बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, वो समझते हैं कि आज ही एक्सपेंस आउट कर दो। भाई आपको सिर्फ एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जब रिडम्पशन एट डिस्काउंट होता है ना, तो वो भी आईआरआर के अंदर एम्बेड हो जाता है। वो भी आईआरआर के अंदर क्या हो जाता है? एम्बेड हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो भी जानी आईआरआर के अंदर एम्बेड हो जाता है, तो क्या मुझे कुछ और करने की नीड है या उसका एक्सपेंस भी खुद ही बुक होगा? तो यानी हम एक चीज अपने भेजे में फिक्स करें, कैपिटलाइज हुआ हुआ, यही तो गलती कर रहे हैं हम। यही तो सिखा रहा हूं कि नहीं करना। कैपिटलाइज ऑलरेडी 100 में है। क्या मैं कह सकता हूँ 100 रुपए में वो 3 रुपए ऑलरेडी है, मुझे कुछ भी नहीं करना? भाई डे 1 पे जो पे किया वो कैपिटलाइज कर दिया। अब मैं आगे का बता रहा हूँ, फ्यूचर में। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे 108.675 में 5 रुपए एक्सपेंस आउट होगा। क्या है वो? प्रीमियम। क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी? यस। अच्छा, फिर इसके अलावा आज एक और चीज होगी, डिस्काउंट जो फेस वैल्यू के अंदर है। डिस्काउंट जो, तो भाई मुझे आप एक बात बताएं ना, आपके एडिशनल खर्चे 1 है, 2 है या 3 है? वेरी गुड यार। एक प्रीमियम दैट यू हैव पेड, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वी हैव पेड, तीसरा डिस्काउंट। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि होशियारी नहीं करना कि अलग से कैपिटलाइज करो क्योंकि 100 में ऑलरेडी शामिल है। हाँ, अलबत्ता ये आईआरआर के अंदर एम्बेड हो गया होगा, जिससे मेरा आईआरआर और क्या हो गया होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट ना होता तो क्या मेरा आईआरआर ज्यादा होता या कम? ज्यादा होता। सिर्फ इस 3 की वजह से ज्यादा होता।
पहले तो बात क्लियर है, यानी इसका सिंपल लॉजिक आपकी IFRS में ये लिखी हुई है, वेन एवर देयर इज रिडम्पशन एट डिस्काउंट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर IRR, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर IRR, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। यानी आपको एक बात समझ आ रही है, ओवर द पीरियड मेरी इन्वेस्टमेंट 3 रुपए से और कम होगी और मुझे लगता है आखिर में 97,000 के हिसाब 97 के हिसाब से बचेगी, मुझे लगता है आखिर में 97 के हिसाब से बचेगी। इन कॉन्सेप्ट में कोई मसला? अच्छा, यानी आज के बाद कोई सवाल है और रिडम्पशन एट डिस्काउंट है, तो क्या रिडम्पशन वाले डिस्काउंट को आज सोचोगे या वो खुद IRR में होगा? वेरी गुड यार, हमें कोई पंचायत नहीं है। प्लीज को कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे लेके चलें। अच्छा, एक सवाल अच्छा है सर, कुपोन किस पे लगेगा, 100 पे 97 पे? फेस वैल्यू पे 100 पे, सौदा उसका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही आसान अब्दुल्ला। बिल्कुल ऐसा ही है, इस डिस्काउंट की वजह से IRR कम होगा, बिल्कुल सही। हो गया भाई यहां तक कॉपी? ऐसे ही अलग अलग कॉपी करना ताकि याद रहे। अच्छा, वैसे ही एक बात का जवाब दो, अगर मैं ये कहूं कि आज मैं 3 रुपए आज एक्सपेंस आउट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका फायदा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, तो एक्सपेंस आउट भी ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स होगा। ऑलरेडी हो चुका होगा, देखना भी आया नहीं, शो कुछ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुका होगा, अभी देखना कैसे होता है। सर जो कल पड़ा डिस्काउंटेड प्रीमियम, वहां भी सर IRR कम होगा ना? कल मैंने डिस्काउंटेड प्रीमियम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया कल मैंने डे 1 की चीजें सिखाई थी, आज मैं आखिरी की चीजें भी सिखा रहा हूँ। कल मैंने सिर्फ ये बताया था खरीदूंगा प्रीमियम पे या मिलेगा प्रीमियम पे, आज मैं कह रहा हूँ हो सकता है खरीदूं प्रीमियम पे और आखिर में उल्टा मुझे पैसे कम मिले, तो रिडम्पशन एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है ये, तो वो हमने सीख लिया। क्लियर है फैजान? दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना, इनिशियल की बात अलग है और रिडम्पशन की बात अलग है जी। नहीं देखो, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू से देखा जाता है और ट्रांजैक्शन हमेशा फेयर वैल्यू से, डिस्काउंट भी फेस वैल्यू से, प्रीमियम डिस्काउंट फेस वैल्यू से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू से तो समझाने के लिए है ना कि वो तो एम्बेड हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अब हम यहाँ पे सर ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग, हाँ भाई जल्दी से मुझे इसका शेड्यूल बना के दो 3 सालों का। हाँ ये मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे 8.1994%, ओपनिंग पे पहले बस ये लगा लो ना सचिन, 8.1994%, देखो कितना आ रहा है। सर प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या बताया आपने? एक मिनट, मैंने देखो अलीशा सिंपल ये कहा था कि आपने जो आज प्रीमियम पे किया वो आपकी जेब से एडिशनल आउटफ्लो है, वो आपने अभी कैपिटलाइज किया है, वो अमोर्टाइज हो जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की हुई है वो भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अब क्या चीज बची, वो फेस वैल्यू के अंदर जो 3 रुपए है वो भी आपको आखिर में नहीं मिलेगा, तो वो भी ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा, IRR कम हो गया। क्लियर है अलीशा? हाँ वो तो 100 पे लगेगा, 100 पे मिलेगा। 97 पे इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसको तो दी 100 है ना, वो तो मुझे कह रहा है कि तुम आखिर में आके मुझसे क्या लेना 97, पर मुझे रिटर्न तो किस पे देगा, वो 100 पे देगा।
ये तो मैंने अपनी अकाउंटिंग को IFRS 9 के हिसाब से करने के लिए IRR निकाल लिया, जो कि इसको क्या करता रहेगा, हर साल रिड्यूस करता रहेगा। भजिया घर में 97 के हिसाब से। ओके जी, देख लेते हैं। रेट है 8.1994%। हो गया, मैच है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें सबसे पहला ईयर जो है वो है 2018, सही है जी। 1412775, इस पे हमें 8.1994%, 115839। अच्छा, कूपन कितना मिलेगा? ये तो उससे एग्री चीज है ना, वो तो मेरी अपनी अकाउंटिंग IRR के हिसाब से। तो कितना? ओके जी, हम आ गए सर 2019 पे। 1366112013। सही सही, क्या हो गया? हाँ जी, कितना आ गया ये? वेरी गुड, या 1315। नहीं, मैच नहीं होगा ना जानी। चल भाई, ये ले, कितना आ गया? यही है। अच्छा भाई, ये तो हमारा ओवर द पीरियड की अकाउंटिंग हो गई ना। अगर मैं 2018 की अकाउंटिंग करूं तो मैंने कहा कैश आ गया मेरे पास। अच्छा भाई, मेरी इंटरेस्ट इनकम आ गई 839, इन्वेस्टमेंट मेरी क्रेडिट हो रही है, ऐसा ही है। अच्छा जानी, मुझे आदेश जल्दी से बता कि इस 4661 में क्या क्या अमोर्टाइज हुआ है? प्रीमियम हुआ है, ओके, बस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की। सर 3 चीजें मेरी अमोर्टाइज हुई है, यूं कहोगे तुम, प्लीज सुनना। एक प्रीमियम, और एक फेस वैल्यू के अंदर वाला डिस्काउंट, और तीसरा, अच्छा वो खुद ब खुद डिस्काउंट अमोर्टाइज हो रहा है, आपको कुछ एडिशनल अकाउंटिंग नहीं करनी है। और अगर आप यहाँ पे एक असेसमेंट बनाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि कभी रिकॉल करना हो, तो मुझे एक बात बताएं, मेरी सर नॉर्मल इनकम कितनी है भाई? आपने कहा कि मेरे पास फेस वैल्यू 100 की है, तो मैंने कहा मैंने 1.3 मिलियन इंटू फॉर 3 years, कितना? 487। पर सर मुझे इतना पता है कि मैंने प्रीमियम पेड 65,000 रुपये। अच्छा, ये हमने ऐसे निकाला 5 इंटू 13,000, यह गया 3.75
ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई कितनी? 4,775। अच्छा, डिस्काउंट ऑन, और यह है हमारा 3 इंटू 13,000, 3357। सर स्टिल मैंने कमाया तो है, बट ये जो कमाई है मेरी, इसको कमाने के लिए मैंने कितने खर्चे किए? 3 6 बजे। हाँ 6 बजे सही है। अच्छा भाई ये मैच हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सम करूं जानी, यही आ रहा है 335,725। सर बखूबी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 335,725 में वो फेस वैल्यू का 3 रुपए भी अमोटाइज हो चुका है, क्योंकि मुझे उसको एक्सपेंस आउट भी कितने सालों में करना था? 3 सालों में। और आखिर में आप अपने पैसे वापस ले आएंगे, कैश हो जाएगा डेबिट और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट। चलिए जी, यहाँ पे तो कंक्लूड होता है मेरा अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल। पर मैंने अब तक ये नहीं बताया कि अमोटाइज कॉस्ट कब यूज करना है, वो अभी सीखेंगे। वो तो मॉडल की 1 मिनट की गेम है। अब ऑप्शन है, पास पेपर करें या मेरा सवाल? चलो करो। चले जी, मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज आप अपने हिसाब से बगैर डिस्कशन के, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। पास पेपर बहुत आसान है, वो भी सीखते ना हमजा। प्लीज ये ओके जी, इसको हटा देते हैं। कि हम पास पेपर करते हैं, चलो आपकी चॉइस है। करो करो सुकून से, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, किसी से डिस्कशन के बगैर अपना दिमाग चला के करो ये सवाल। पहला सवाल है तुम्हारा, जो लाइव तुम क्लास में एज अ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्विज वाली तुम्हारी शक्ल नहीं रही अब। इधर जल्दी से, जल्दी से। एग्जैक्ट, गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई जरा इधर देखिएगा बड़ा फोकस के साथ। पहले तो एक चीज समझते हैं, इधर प्लीज सुनना। यहां पे वो ये कह रहा है कि ये 10% पर एनम है, यानी एक साल में 10%। एक साल में 10%। अच्छा जी, बहुत फोकस हो तो सुकून तामुल से सुनो। यानी अब वो कह ये रहा है कि भाई वो इंटरेस्ट पे करेगा सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब ये है कि भाई अगर हम इसको यूं समझें कि 6 महीने में 5% और 6 महीने में 5%, पूरा साल वो मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करेगा। पहली चीज। अच्छा, आप समझने की बात यह है कि मेरे पास ईच 6 months आफ्टर, यानी आफ्टर एवरी 6 months मेरे पास जो मेरा जो बेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर जो इंटरेस्ट लगेगा अगली बार वो उस रिवाइज अमाउंट पर लगेगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बंदा एक इंटरेस्ट चुका चुका है, तो क्या वो अमाउंट सेम रहेगी या कम हो जाएगी? फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर अमाउंट कम होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो सर आपने, जिसने ये होशियारी की ना, शॉर्टकट के चक्कर में लगा दिया 2 से चल भाई पूरा पूरा साल, वो गलत है। वो इंटरप्रिटेशन भी गलत है, वो मैच भी गलत है। क्लियर है? अच्छा भाई खैर, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। वापस बता देता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपका जो IRR दिया हुआ है आपको, ये सेमी एनुअल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हाफ ईयर का है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, वो हर 6-6 महीने में अमोटाइज हो रही है, ना कि साल में। आप 6 महीने में कुछ अमोटाइज करोगे, आपकी रिवाइज अमाउंट आएगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर अमोटाइज होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। आप पूरे साल पे जब करोगे तो वो कभी भी आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि इस पे बेस हर साल चेंज हो रहा है 6-6 महीने में। 6-6 महीने में सेमी एनुअली का मतलब यही होता है। किसी बैंक से लोन भी लेते हो तो सेमी एनुअली में इंटरेस्ट क्या होता है? 6-6 महीने में पे होता है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कम हो रहा होता है। क्लियर है भाई? चलें जी, फोकस के साथ इधर। तो एग्जामिनर पे बुला लेता है ना वापस, मेरा मसला नहीं है, गुस्सा आ जाता है उसको।
मेरे तो आसान है ना। ये बस मुझे मिल जाए। ये रहा भैया, आ गया मेरे पास। देख लेना बेटा अभी। मैंने बोला इतनी मेहनत करें बिला वजह। अच्छा भाई ये देख लो यार, यानी प्लीज यहाँ पे इस सवाल के अंदर प्लीज फोकस के साथ। तो ये पास पेपर, अच्छा जी ओके सही है, कोई मसला नहीं। अभी इसके बाद करते हैं पास पेपर भी देखते हैं। इधर सुनो, फेस वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। प्रीमियम कितना? 20,000। 1020 की आपकी एडिशनल ये अमाउंट आ गई फेयर वैल्यू। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने पे की, टोटल ये आ गया। अच्छा मुझे इतना पता है कि ये 20,000 रुपये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, 25,500 भी, पर आपको आखिर में कुछ पैसे मिलेंगे ज्यादा, पर वो IRR के अंदर एम्बेड होंगे, आपको कोई होशियारी करने की नीड नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा भाई फिर हमने बोला इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, कैश हो गया, क्रेडिट। अब जरा मेरी बात पे फोकस करें। मैंने कहा 2018 को आप 2 हिस्सों में ब्रेक करें, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि सर आपकी सबसे पहले ओपनिंग अमाउंट ये है, आपने इस ओपनिंग के ऊपर लगा दिया कितना? 4.7268, 4.7268%, ये लगा हुआ है। अच्छा भाई पर आपको पूरे साल में 10% मिलेगा, बट 6 महीने में कितना मिलेगा? 5%। वो पर है ना, मैंने तो हमने क्या किया, उस कूपन को डिवाइड कर दिया कितने से? 2 से। तो मेरे पास 6 महीने का कूपन रिसीव हुआ कितना? 50,000 रुपए का। मेरे पास ये आ गया। दूसरे साल, उसी साल के अंदर दूसरे पीरियड के अंदर मैंने कहा ये इंटरेस्ट रख के वो क्लोजिंग बच गया। अब मुझे अगर इसकी एंट्री बनाने को आ जाए, बैलेंस शीट या P&L बनाने को आ जाए, तो क्या करना, जरा इधर देखना। मुझे कैश कितना मिला पूरे साल? 1 लाख रुपए। मैं एंट्री क्यूमुलेटिवली बना रहा हूं, फोकस होकर देखना। मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? इन दोनों का सम ये आ गया 98,810। और मैंने कहा पूरे साल के कैश में से पूरे साल का इंटरेस्ट माइनस करूं तो टोटल अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 1190। अच्छा बच्चों अगर मैं यहां पे P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो मेरे पास जल्दी बताओ इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही होगी? सर मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी 988,98810 की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी 2018 में 98810। सर ये 6 महीने की क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पूरे साल का बनता है, आपने कैलकुलेशन अलग अलग करनी है, उसको प्रेजेंट एक करना है। जैसे आप कहते हैं कि पीपी का डेप्रिसिएशन 50 एसेट्स पे क्यों ना हो, बट P&L में एक ही आइटम आता है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं और इन्वेस्टमेंट लिखूं तो प्लीज मुझे गाइड करें, इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 1044919। तो ये 310 क्यों? साल का आखिर है, वो साल का मिडल है। सही है जी। तो हमने कहा 1044,310। कोई मसला? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लियर है ये? पहले साल रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, बाकी बच्चे जल्दी से अलग अलग बना सकते हैं। 6-6 महीने की एंट्री बनाए, बट ये कि तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपने वर्किंग अलग की, एंट्री एक बना लो। सही है? ओके जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा भाई यानी सर अब समझने की बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, बस वो 10 का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने बस ऐसे ही सॉल्व किया हो जैसे ये आ रहा है। 3 का डिफरेंस तो चलो खैर
चलो जी खैर। अच्छा तो सुनो सुनो, पहले बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है कि अगर रिडम्पशन के ऊपर तुम लोग बताओगे इधर, रिडम्पशन के ऊपर अगर डिस्काउंट होगा तो वो आईआरआर के अंदर मुझे डे 1 पे कुछ भी, अच्छा अगर रिडम्पशन के अंदर प्रीमियम होगा वो भी आईआरआर के अंदर एम्बेड होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। सर यहाँ पे फाइनली खत्म होता है अमोर्टाइज कॉस्ट अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आगे सुनो। आज तुम्हें ये सिखाते हैं कि सर कब कौन से मॉडल में जाना है। पिछले वाले की बैलेंस शीट ये रही 1044,310, दूसरे साल ये फिगर आएगी, तीसरे साल ये फिगर, चौथे साल में रिडीम हो जाएगा। सही जी, तो पैसे वापस आ जाएंगे और कहानी खत्म। अच्छा अब आप अपने पास हेडिंग डालें कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट दिखा दूं, देख लें। इन अ मीन वाला हेडिंग डालें कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन। कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे इक्विटी सिक्योरिटीज का तो पता है ना कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए में कब जाता हूँ, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में कब जाता हूँ, हेल्थ और ट्रेडिंग हो। यहाँ पे भी कुछ मंतक है वो देख लेते हैं। वो बोलता ये है कि भाई यहाँ पे आप अमोर्टाइज कॉस्ट में तब आएंगे जब आपकी इंटेंशन हो होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसको हम आईएफआरएस की जबान में कहते हैं एसपीपीआई, सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। अगर आप कभी ये स्टेट डेस्क में देखें तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वापस से। बहुत सुकून से समझो, तुम्हें दिमाग में चिपकेगा अभी फौरन। अगर आपने किसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, अगर आपने, मैं अभी ये पीडीएफ भेज दूंगा ना जानी, उसमें से देख लेना। सुनना, अगर आपने किसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, आप बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड हो गई, डिबेंचर हो गया और एक्सवाईजी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कुछ भी, तो आपको पता है वो डेट सिक्योरिटीज है। अगर आपकी नीयत ये है कि आपने आज इन्वेस्ट किया, जो पैसे लगाए वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। जो पैसे लगाए वो क्या है, प्रिंसिपल है। आवाज नहीं है भाई, जो पैसे लगाए सर वो प्रिंसिपल है, और उस पर जो कमाऊंगा इंटरेस्ट है। वो कहता है अगर तुम्हारी नीयत ये है कि जो तुमने पैसे लगाए और जो एग्री टर्म्स हैं कि तुमने जो प्रीमियम दिया वो भी तो पैसे लगाए हुए हैं ना, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिए वो भी पैसे लगाए हुए हैं। तुम्हारी नीयत ये है कि तुमने आज पैसे दिए, जो भी पैसे दिए, जो भी सौदा हुआ, और आखिर में तुम्हें पैसे तुम्हारे या तो प्रीमियम पे मिल जाए या पार पे मिल जाए या डिस्काउंट पे मिल जाए, बस ये इंटेंशन है। तो तुम्हारे लिए मॉडल रखा गया है अमोर्टाइज कॉस्ट, तुम्हारे लिए मॉडल रखा गया है, तभी इसका नाम रखा होल्ड टू कलेक्ट सोली, सोली सिर्फ प्रिंसिपल। मैंने उसको रखा हुआ इसलिए कि मैं कलेक्ट करूं सिर्फ क्या, अपना प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, अपना प्रिंसिपल का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट। इसको हमने यूं समझा क्योंकि मार्केट में अप्लाई किया, बैंक्स पे अप्लाई करवाया, अभी भी चल रहा है क्योंकि ये अभी इसको रिसेंटली आया IFRS 9, बैंक्स में अब तक अप्लाई नहीं हुआ था, अब होने जा रहा है, तो हम करवाएं। समझना मेरी बात को। अगर मैं ये कहता हूं कि ये बैंक्स पे भी अप्लाई हो रहा है, और ऐसी सिक्योरिटीज जिसको बैंक सोचता है कि मैंने एक बार परचेज किया और अब मैं इसको देखूंगा मेच्योरिटी के ऊपर, जिसको पहले कहा जाता था हेल्ड टिल मेच्योरिटी। क्या कहते थे, हेल्ड टिल मेच्योरिटी। हेल्ड टिल मेच्योरिटी का मतलब है मैंने पैसे इन्वेस्ट करके मैं भूल गया, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, आखिर में अपने पैसे
वापस ले आऊंगा। इसको हम कहते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। मैंने रखा हुआ है किसकी, कब तक के लिए, मैच्योरिटी तक के लिए। तो जब मैच्योरिटी तक के लिए रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि आपने सोली प्रिंसिपल लेके आना है और इंटरेस्ट लेके आना है। पहले बताओ, बात क्लियर है, पक्का? अच्छा जी, यानी अगर आपको सवाल में वो एग्जामिनर ना बताए कि आपको अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है, अगर आपको एग्जामिनर ना बताए कि आपको किसकी अकाउंटिंग करनी है, अमोर्टाइज कॉस्ट की करनी है, पर आपको ये लिख के दे दे कि एंटिटीज इंटेंशन इज टू कलेक्ट सोली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमोर्टाइज कॉस्ट, और खुद भी देखो यार, जो भी एडिशनल चीज है वो खाली अमोर्टाइज हो रही है, आखिर में अपने पैसे वापस आ रहे हैं, यही तो मतलब था। पर पहले बताता तो समझ नहीं आता, अकाउंटिंग की भी तो ये समझ आता है। अमोर्टाइज कॉस्ट आती है, इसकी अकाउंटिंग आती है, अब इसकी कंडीशन भी आ गई। क्लियर है? अच्छा भाई, अब आगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है? रखेंगे फेयर वैल्यू पे, और चेंजेस कहां से? अच्छा, उसका क्या मतलब है? रखेंगे फेयर वैल्यू पे, चेंजेस कहां से? पीएनएल पे। अच्छा, अब मुझे तुम में से कोई एक बच्चा बताए, शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती है, समझ आता है। क्यों ऊपर नीचे होती है? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते हैं, डिमांड सप्लाई का गेम होता है। मैं तुम्हें हल्की सी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कनेक्ट हो जाओ मार्केट से। लेट से एक सीमेंट सेक्टर है। अब जैसे हमारे पास ये गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट आया, सही, पाकिस्तान में, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये सीपैक वगैरह बन रहा था, तो उस वक्त आपकी क्या थिंकिंग थी कि सीमेंट सेक्टर के प्रॉफिट्स क्या होंगे? ये मेरे एनालिसिस के और जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनके तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। हम नजर रखते हैं मार्केट में कौन सा इवेंट होने वाला है, तो मुझे पता है उसकी डिमांड क्या होगी, पहले शेयर्स खरीद कर रख लो। आपको पता है कि जैसी प्राइस शूट होगी खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बेच दो। बेवकूफ बंदा वो है जो इवेंट होने के बाद खरीदे। खरीदना चाहिए इवेंट होने से पहले, पर क्या है, जब तक तुम सीखो तब तक पहुंचो तब तक की बात है। सुनो आगे फोकस के साथ। अब मैंने क्या बोला, शेयर प्राइस किस पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल इवेंट्स पे और इंटरनल प्रॉफिट्स पे। एक्सटर्नल इवेंट्स पे, इंटरनल प्रॉफिट्स पे। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? एक्सटर्नल इवेंट समझ आता है? ऐसा कोई इवेंट जो मेरी एंटिटी को क्या करे, हिट करे, पॉजिटिवली हिट करे। तो मुझे पता था भाई, यार सीपैक बनेगा तो हर कंपनी के पास सीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। सीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे तो उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो वो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो हर बंदा शेयर देने के लिए भागेगा। जब शेयर देने के लिए भागेगा तो डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम, तो प्राइस खरीदने के लिए बंदा क्या बोलेगा, पैसे ज्यादा दो मुझे। ऐसा ही है। तो ये दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। पर सर ये बच्चों को नहीं समझ आई हुई होती बात कि ये डेट सिक्योरिटी है, इसके प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे होंगे, तो वो सिखाने लगा हूं। अभी मैंने बता नहीं रहा कि कैसे होता है, पर पहले ये बता रहा हूं कि डेट सिक्योरिटीज की प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती हैं। जरा फोकस होकर देखना ताकि लॉजिकली समझ लो, रटा नहीं लगाना किसी चीज का। इधर मैं यहां पर लिख रहा हूं, वाई प्राइसेस ऑफ डेट सिक्योरिटीज चेंजेस। हाँ, कौन सा मार्केट रेट? हाँ, तो पर वो उसके रिलेटिव कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना, इसके लिए बता रहा हूं मैं। तो सुनना भाई, मैंने टेक्निकली एक सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर परचेज किया, बहुत सुकून से समझना है इसको, सही है जी, 3 साल के लिए, और मुझे रेट ऑफर हुआ 10% का। मुझे रेट ऑफर हुआ 10% का। अच्छा, जिस कंपनी से मैंने खरीदा ना उसकी AA+ रेटिंग है, 10% पे खरीदा है। अच्छा, 1 साल लैप्स हो गया, 1 साल लैप्स हो गया। अच्छा, 1 साल जैसे ही लैप्स हुआ ना, बात समझिएगा फोकस के साथ, जो मार्केट रेट्स हैं वो हो गए 8%, सेम कंपनी के डिबेंचर के। अच्छा, मेरे पास तो 3 साल के लिए ना, सामने वाली कंपनी तो बाउंड है, मुझे कितने साल रिटर्न देगी? 3 साल तक। कितने परसेंट पे? मार्केट में कितने चल रहे हैं 1 साल के? ये इवेंट पहले हुआ बाद में? बाद में 1 साल बाद। क्लियर? 1 साल बाद। अच्छा, 1 साल बाद, 2 साल, 1 साल लैप्स हो चुका, बाकी कितने हैं? 2 साल। हुआ क्या? अब मुझे ये, अब देखो, अब ये चीज सिखा रहा हूँ कि डेट सिक्योरिटीज भी बिकती हैं। मैंने आपको शायद पहली क्लास में बताया था कि मैं इसको टिका के शार्ट हो सकते हैं हम। अब मैं बैंक को कहता हूँ ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ के ला जिसको कितने साल इन्वेस्ट करना हो, 2 साल। अच्छा भाई, अब वो आएगा,
वो बोलेगा यार 100 रुपए का फेस वैल्यू से ना 100 रुपए पे बेच दो, मैं बोलूंगा निकल यहाँ से 100 रुपए पे बेच दो। मैं ये बोलूंगा कि भाई तुम मार्केट में जाओगे तुम्हें रिटर्न मिलेगा 8%, मुझसे खरीदोगे रिटर्न मिलेगा, पर मैं उसको ये क्लियर करूंगा मैं तुम्हें रिटर्न नहीं दूंगा, रिटर्न वही कंपनी देगी AA+ वाली। सिर्फ ओनरशिप तुम्हें क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अगर तुम्हें 10% का रिटर्न चाहिए तो तुम मुझे दोगे प्रीमियम, अगर तुम्हें 10% का रिटर्न चाहिए तो तुम मुझे दोगे प्रीमियम। तो इस वजह से मेरी डेट सिक्योरिटी की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। तो इस केस में मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो गई होगी, क्योंकि मार्केट में रेट्स कम है और हमारी वैल्यू, क्योंकि हमारा रेट ज्यादा है, हमारी जो वैल्यू चल रही है हमारा 10% का रेट चल रहा है। बात क्लियर है? अच्छा वाइस वर्सा होता, मार्केट में रेट हो जाते 14%, और अगर मुझे पैसे की अभी नीड है, मैं अपना प्रिंसिपल रिडीम करना चाहता हूं, तो सामने वाली कंपनी जो इशू है वो बोलेगी बेटा 2 साल बाद आई हो। पर अब मुझे फिर ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जिसको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा मैं उसको बोलूंगा यार मुझे 100 की जगह 105 रुपए दे, देगा वो पैसे? वो क्या बोलेगा, बोलेगा निकल यहाँ से, मैं उससे खरीद लूंगा जाके डायरेक्ट, तेरे से क्यों परचेज करूँ। तो तुम बोलोगे नहीं यार चल तुम मुझे 98 दे दे, तो अब तुम्हें डिस्काउंट होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो सिंपल उसूल है ना, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो तुम्हारा प्रीमियम है, तुम्हारी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं और तुम्हारा रेट कम है तो तुम्हारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्यों चेंज होता है? वेरी गुड। यानी आप हम इसको समझ सकते हैं। क्या आज के बाद कोई तुमसे पूछे डेट सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू होती है? क्यों चेंज होती है? इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से। अगर मार्केट रेट ऊपर नीचे होता है तो हमारी वैल्यूज भी चेंज होती हैं। 8% वाली सोनिया रिपीट करना वापस करते हैं। भाई मैंने कहा कि मार्केट में रेट हो गया 8%, तो मुझे एक बात बताओ, मार्केट में कोई बंदा 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने जाए उसको कितने पे मिलेगा? 8% पे। मैं कितने पे दे रहा हूँ, यानी मार्केट से ज्यादा पे। तो मैं किसी को भी बोलूंगा भाई अगर मुझसे खरीदना है तो आप मुझे प्रीमियम देंगे, तो उस केस में मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहां तक कोई मसला? चलें जी आगे। मैंने इसकी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की अकाउंटिंग, पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग सीख चुके हैं। वो बहुत आसान है जब ये समझ आ गया। आगे देखना, वो कहता है यहां पे आप तब आएंगे जब होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड, तो ये तो आपने सेम रख दिया। इस मॉडल को कहते हैं हम होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, यानी यहाँ पे मकसद अभी भी वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, बट हो सकता है कि मैं कभी बेच दूं अगर प्राइसेस फेवरेबल हो। वहां पे तो जाने ही कहां तक है, मेच्योरिटी तक। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खरीद के ही बेच दूंगा, मैं कह रहा हूं अगर सोचा नीड हुई तो क्या करूंगा, बेच दूंगा। इस केस के अंदर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है अभी भी मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानता हूं। इस केस के अंदर वो क्या कहता है, अभी भी मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर दिल हुआ तो बेचूंगा, अगर दिल हुआ तो बेचूंगा। तो इस केस में भी अगर आपका कोई फेयर वैल्यू का गेन है तो आप कहां लेके जाएंगे? ओसीआई में। तो इस मॉडल का नाम रख दिया गया होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, यानी प्रिंसिपली मुझे कलेक्शन करनी है किस चीज की? प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की। अगर मैंने कभी सोचा कैश की नीड हुई तो मैं बेच दूंगा, पर उस केस के अंदर मुझे मॉडल कौन सा रखना है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। सर ये इंटरेस्ट पेमेंट के बाद क्या लिखा है? भाई मैंने लिखा है होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट बट will sell if prices are favorable, but will sell if prices are favorable। ये इसकी कंडीशन है। डिस्काउंट वाला नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे पैसे की नीड है और मार्केट में रेट्स नीचे चल रहे हैं तो मैं तो प्रीमियम पे बेचूंगा, तो फिर बेचूंगा ही नहीं, वो मस्ती नहीं होगी मेरे अंदर। बात समझ आई? तब मैं क्यों नुकसान करूंगा अपना? चलो मैं ये भी बताता हूँ, नुकसान पे भी बेच देता हूँ मुझे पैसे की अर्जेंट नीड होती है।
ये तो तुम बेसिक मोबाइल की एग्जांपल ले लो, अगर आपको पैसे की नीड होती है तो अपना मोबाइल जल्दी निकाल देते हो भले ही नुकसान में। तो ये तो बेसिक फिनोमेना है ना, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करो या इससे कनेक्ट करो। क्लियर है? तो वो कह ही रहा है, बोल रहा है यार मैंने रखना अभी भी किसके लिए, कलेक्शन के लिए, पर अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं बेच दूंगा, या मुझे नीड भी हुई तो मैं बेच दूंगा। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ, तो इसको भी बेच सकते हो, मना थोड़ी ना है, मना कुछ भी नहीं है भाई। क्या फेयर वैल्यू तो ओसीआई में, इक्विटी सिक्योरिटीज में तुम्हें बेचना नहीं था? तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी? अलग थी, यहाँ पे भी अलग है। वो बोल रहा भाई इंटेंशन देख लो अपनी। क्लियर है? ओके, अब आगे यहां पे ये कहता है, ये क्या मतलब है भाई? ट्रेडिंग के लिए? अच्छा भाई, यानी मैं डेट सिक्योरिटीज भी नीयत से खरीद रहा हूँ कि इंटरेस्ट कमाया तो कमाया और सलंग बेच दिया, कमाया तो कमाया बेच दिया, यानी मेरा मकसद क्या है इसमें? ट्रेडिंग है। तो सर दैट मीन्स कि इसमें तो मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है कि मेरा पीएनएल हिट होगा, तो इसलिए इनके लिए कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसके अंदर दो चीजें और आएंगी, वो आगे बताऊंगा, बट अभी तक आपकी कंडीशंस यही हैं। अच्छा, अगर आज के बाद मैं तुमसे बोलूं, तुम लोगों ने डेट सिक्योरिटीज परचेज की, टीएफसी परचेज किए, बट तुम्हारी इंटेंशन है होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, कौन सा मॉडल? अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, मेरी इंटेंशन है होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट बट विल सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। अच्छा, पर अभी देखो नियत, देखो आपकी नियत ये है कि आपका पीएनएल हिट नहीं होना चाहिए, तभी आपको बोला लॉन्ग टर्म में जाओ ओसीआई में, नहीं है पीएनएल का हिट। अच्छा भाई, अगर मेरी इंटेंशन ही यही है कि खरीदना है बेचना है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, क्योंकि मुझे गर्ज ही नहीं है इस बात से कि मेरा पीएनएल हिट होता है या नहीं होता। तो जिसको पीएनएल हिट होने से डर है वो बीच वाले मॉडल में आ जाए, जिसको फेयर वैल्यू पे रखना ही नहीं है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाए, और जिसको फेयर वैल्यू पे रखना है, मस्ती है पीएनएल हिट हो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आ जाए। जी जानिए, यहाँ पे रीक्लासिफिकेशन अलाउड है, बस रीक्लासिफिकेशन तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तुम्हें क्या सोचना है, या तो इसकी अकाउंटिंग, या तो उसकी अकाउंटिंग, या तो उसकी अकाउंटिंग। क्लियर है? अच्छा भाई, सर क्या डेट के केस में इररिवोकेबल, ये बिल्कुल इसने भी अच्छा सवाल पूछा, ये जो इन्होंने पूछा, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, इररिवोकेबल ऑप्शन कहां पर है? इक्विटी सिक्योरिटीज में। यहाँ पे इररिवोकेबल ऑप्शन नहीं है। आप यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से यहां, आप कोई भी क्लासिफिकेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, बट ये क्लासिफिकेशन का चेंज परटेन्स टू सीए फाइनल, उसकी पूरी अकाउंटिंग होती है। फिर उसमें बोलता है कि देखो अगर शुरू से ही उस मॉडल पे होते तो क्या अकाउंटिंग होती, तो वो चेंज इन पॉलिसी है। तो चेंज इन पॉलिसी पे क्या लग जाता है? आईए सेट। तो फिर आईए सेट लगेगा तो तुम्हारे लग जाएंगे, तो इसलिए तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सिंपल सिंपल रखो इस चीज को, तुम्हारे कोर्स में वैसे इसकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मैंने सिक्योरिटी खरीदी, इंटेंशन ये, तो अकाउंटिंग किसकी करनी है। सही है जी? अच्छा, वापस से अगर तुमसे कोई कहे कि इक्विटी सिक्योरिटीज में रीक्लासिफिकेशन अलाउड है, नो। डेट सिक्योरिटीज में अलाउड है, यस, बट वो इस वाले एग्जाम पैटर्न में टेस्टेबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल चेंज कर सकते हैं बिल्कुल सर, अमोर्टाइज कॉस्ट में। अच्छा, एक और चीज तुम लोग बताओगे जल्दी, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है, क्या करोगे? इग्नोर। इग्नोर करोगे, क्यों? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, साल के आखिर में, जैसे अभी हमने ये सवाल किया, साल के आखिर में प्लीज तुम लोग बताओगे, साल के आखिर में मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट ये आ रही है भाई, साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट ये आ रही है। अच्छा, तुम्हें सवाल में लिख के दे कि इस वाले डिबेंचर की फेयर वैल्यू, बॉन्ड की फेयर वैल्यू 1.2 मिलियन है, तो 1.2 मिलियन पे लेके जाओगे या यही रहने दोगे? जस्ट लाइक पीपी, पीपी जब कॉस्ट मॉडल पे होता है तो उसकी फेयर वैल्यू जो भी हो, क्या मुझे उससे कोई गर्ज होता है? नो सर, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होता। जब मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होता तो मैं उसको फेयर वैल्यू पे भी, अच्छा अगर यही मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो फिर आपने डिसाइड करना होगा कि क्या आपको उसको ओसीआई पे रखना है या पीएनएल पे, जिसकी अकाउंटिंग अभी हमने नहीं सीखी है। 3 मॉडल्स क्लियर है? अगली क्लास में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल दोनों खत्म हो जाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज जी। हाँ, 1 मिनट खाली, बंद कर दूं बस। अच्छा देखो अदनान, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट में सिक्योरिटी बेचनी पड़े तो बेच सकते हैं, सही है, मना नहीं है,
पर वो आपने बस डिसाइड करना है कि आपकी इनिशियल नीयत क्या है। सही है नान जी? अब्दुल हसीब जल्दी बता दे जानी। ओके हो गया? ओके बेहतरीन है जानी। देख लो ना कोई सवाल तो नहीं था इसका। हसीब वैसे ही पूछ लियो मुझसे। सही है।